गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज विभा पारेख एंड आई एम योर सीबीएसई केमिस्ट्री फैकल्टी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का क्रैश कोर्स फिलहाल बना रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, जो कि कौन कौन से हैं आपके, द फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं 1 से 2 लेक्चर के अंदर। सो इन दिस होल सीरीज नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, एंड द चैप्टर्स नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या इतना मुश्किल सा चैप्टर है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करंट का चक्कर है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी चीजें जिसको लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट प्लीज बिलीव मी, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। बस करना आपको ये है कि इसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ना है और तरीके से समझना है, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। 1 से 2 लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को भी कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, हम करते क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। क्लियर? सो द वर्ड वी हैव इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मीनिंग की। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें 2 वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और दोनों ही वर्ड्स आपके लिए नोन हैं, दोनों ही वर्ड्स आपने सुन रखे हैं कभी ना कभी। जैसे ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रो की, तो आपके दिमाग में कुछ इमेज बनती है। किसको लेकर इमेज बनती है? इलेक्ट्रॉन्स की इमेज बनती है, इलेक्ट्रिक करंट की इमेज बनती है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट की पॉसिबिलिटी है, राइट? सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करने वाले हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करने वाले हैं। और जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से आपके दिमाग में क्या आते हैं? केमिकल्स आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आती हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट केमिकल रिएक्शंस। तो ये आपने देखा कि बेसिकली हम यहाँ पे जिन चीजों की बात करने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शंस। पूरे के पूरे चैप्टर में आप सिर्फ यही देखने वाले हो। अब इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है और किस तरह से हम दोनों को समझें आपस में, तो एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 चीजें देखते हैं कि या तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करवा सको। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा सको, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन को करवा के आप वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सको। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो आप केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सको, या फिर कोई केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शंस को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सको। और ये बेसिकली दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ठीक है, दूसरे टेम्परेचर प्रेशर्स पे भी आप करवा सकते हो और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्स पे भी ये पॉसिबल है। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का सेटअप बनाना पड़ता है। तो बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर बेसिकली इंटरकन्वर्टेबल। और आपको खुद को भी ये पता है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात तो आप जानते हो। तो केमिकल रिएक्शंस जब हम करा रहे हैं तो बेसिकली हम बात किसी कर रहे हैं केमिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात करें तो ऑफ कोर्स कोई एनर्जी है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही जो चीज है, कैसे किसको किस में कन्वर्ट करना है, इसी को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके? इसके मीनिंग की। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप केमिकल एनर्जी या फिर आप इसको केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो, तो अगर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो। जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जिस तरह का सेटअप हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो तो जिस तरह का सेटअप हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर है? इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कई बार हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज है ना, इनसे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना।
और इन्हीं को ही हम कभी कभी वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों ही टर्म्स अगर आपको देखने को मिलती है तो तीनों का एक ही मीनिंग है कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा हमारा सेटअप हो सकता है या दूसरी हमारी कंडीशन हो सकती है दैट व्हेन वी वांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव आउट सम केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, कुछ हमारे पास में मॉलिक्यूल्स थे और उन्होंने आपस में रिएक्शन मतलब बेसिकली कुछ डिपोजिशन और ये सब हम बाद में देखेंगे, तो वहां पे किसी तरह का कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकले, कहीं ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल चेंज आया। क्लियर? यानी कि कुछ ना कुछ तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर आप ये करना चाहते हो तो जिस तरह का सेटअप हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्लियर है? तो ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तब। अब सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करते हैं? आज के इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर गैल्वेनिक सेल्स या फिर वोल्टाइक सेल्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो आज हम इसको समझने वाले हैं। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, कि हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्लियर? अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ लोग थे, ठीक है, जिसमें कौन थे आपके गैल्वेनी थे और एक वोल्टा करके एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने एक इस तरह का कुछ सेटअप लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने यहां पे क्या डाल दिया, एक सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है, इस वेसल के अंदर। और उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जिंक की, ठीक है, ये क्या है, जिंक है, चाहे तो आप इसको डिफरेंट कलर से भी बना सकते हो, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक जिंक की रॉड इसमें इमर्स कर दी। क्लियर है? सिंपल सा सेटअप है। एक इन्होंने सेल लिया, मतलब कोई एक वेसल लिया, वेसल के अंदर इन्होंने कॉपर सल्फेट करके एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप इसका सोल्यूशन कह दो, उस सोल्यूशन को लिया, उसके अंदर एक सिंपल सी जिंक रॉड डाल दी, बस इतना सा किया इन्होंने। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद में वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस की हम बात करते हैं। क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, कौन कौन सी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, इनको हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, कंक्लूजन की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगी। सबसे पहली बात उन्होंने देखी कि कुछ टाइम के बाद में ये जो आपका सॉल्यूशन था, जब इसके अंदर उन्होंने एक थर्मोमीटर को रखा, ठीक है, ये इन्होंने क्या रखा है, एक थर्मोमीटर। जब इन्होंने इसके अंदर थर्मोमीटर को रखा तो उन्होंने देखा कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो चुका है। लेट अस से पहले अगर टेम्परेचर कितना था इस सॉल्यूशन का, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेट अस से इट वाज 25 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वो टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर में कुछ राइज हुआ है। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि टेम्परेचर कुछ टाइम बाद में इंक्रीज हो चुका था। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि जो जिंक रॉड उन्होंने इसके अंदर इंसर्ट किया था, इमर्स किया था, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो जिंक रॉड है वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी इंटैक्ट नहीं रखी है, इट इज गेटिंग मेल्टेड। क्या हो रहा है, उसकी मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे, जो कि टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज उन्होंने देखी, आपको भी पता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है, हम सबने बना भी रखे हैं, कॉपर सल्फेट के आपने क्रिस्टल्स भी बना रखे होंगे, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, यानी कि ब्लू कलर से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, लाइट ब्लू से वो कुछ टाइम बाद में ऑलमोस्ट कलरलेस आप कह सकते हो, ऐसा बनता जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ फेड हो रहा है। क्लियर है? फोर्थ चीज उन्होंने ये देखी कि पहले सॉल्यूशन था कुछ भी और उन्होंने एक्स्ट्रा पुट नहीं किया था, बट आफ्टर सम टाइम यहां पे कुछ है ना रेजिड्यू यहाँ पे कुछ बॉटम में सेटल डाउन होता जा रहा है।
तो उन्होंने देखा कि कुछ रेजिड्यू है जो कि पहले प्रेजेंट ऑफ कोर्स नहीं था, वो यहाँ पे अब उनको मिलने लग गया है, यानी कि रेजिड्यू अपीयरिंग लिख देती हूँ, है ना, मैं ज्यादा बेटर रहेगा, रेजिड्यू अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब सीधी सी बात है, जब यहाँ पे कुछ इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उनको क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने सोचा कि एक बार पता तो चले ये जो भी कुछ हो रहा है ये हो किस लिए रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, ठीक है। अब आप खुद भी अगर थोड़ा बहुत इस पर दिमाग लगाओगे ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या कंक्लूड हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन के, यहाँ पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी ये सब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ हीट एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये पहला, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, है ना। सो लेट अस से, मैंने व्हाइट से ही लिख देते हैं। तो इसका तो मतलब क्या हुआ कि कुछ हीट एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है। तो ये पहला हमारा कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जिंक रॉड धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। अब कैसे हो सकता है ऐसा? अगर जिंक जो कि इंटैक्ट जिंक के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आप खुद सोचो वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर दे, तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जिंक के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास रॉड है, क्योंकि वो पिघल रही है, तो धीरे धीरे उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात तो जो जिंक का वेट है रॉड पे वो डिक्रीज हो रहा है, और इसका सीधा सा रीजन हम यही बता सकते हैं कि जिंक किस में कन्वर्ट होती जा रही है, जिंक 2+ आयन में। और ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी हो रहे होंगे। ठीक है, यही कंक्लूड कर सकते हैं हम। तीसरी बात उन्होंने देखी कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन जो पहले ज्यादा ब्लू कलर का था, अब वो ब्लू कलर से क्या होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है। इसका मतलब पहले कॉपर के आयंस Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, अगर वो धीरे धीरे यही जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं जिंक 2+ आयन से, उनको लेते रहना स्टार्ट कर दें, तो वो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे। आप यहां पे भी लिख सकते हो सॉलिड और एक्वस। क्लियर है। तो ये कंक्लूजन हो सकता है। और जब यहाँ पे कॉपर के आयंस ही कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ में, तो सीधी सी बात है उनकी वजह से जो कलर था वो भी कम हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर हमें फेड होता लगने लगेगा। और ये जो रेजिड्यू अपीयर हो रहा है वो बेसिकली वो रेजिड्यू किसका है, इन्हीं कॉपर सॉलिड्स का। तो यही जो कॉपर सॉलिड में कन्वर्जन होता जा रहा है, यही क्या फॉर्म कर रहे हैं, रेजिड्यू फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये सारे कंक्लूजन्स हम लोगों ने यहां से ड्रॉ किए। अब उन्होंने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारी मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये हो क्यों रहा है। पर ह्यूमन नेचर होता है कि जो भी काम नेचुरली हो रहा हो ना, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। उनको चाहिए होता है कि हम उसके अंदर क्या करें, हम उससे कोई ना कोई फायदा निकालें। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हमें ये समझ में आ गया, पर इससे हम करें क्या, फायदा क्या हो रहा है इससे, हमें फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा हमें, क्योंकि हमने जो केमिकल रिएक्शन कराया वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कुछ ऐसा हम करें कि हम इस हीट एनर्जी की जगह, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेबल होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये एक उसका बेनिफिट है। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन जो भी कुछ यहाँ पे हो रही है उसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके किसी भी तरह से, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा और इस रिएक्शन का कोई ना कोई हमें बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने यही सोचा कि कुछ हम ऐसा करें कि जो हीट एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना होके क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हीट एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी पॉसिबल है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाया। ठीक है, देखते हैं हमने क्या दिमाग दौड़ाया। तो क्लियर। अब उन्होंने क्या किया कि एक और एक सेटअप बनाया। ये इन्होंने लिया कुछ इस तरह से सेटअप, क्योंकि अब उनके दिमाग में क्लियर था कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो इस बार इन्होंने कुछ इस तरह का सेल बनाया। ठीक है, यहां पे भी इन्होंने, आप चाहे तो इसको दूसरे कलर से भी बना सकते हो, ये दिखाने के लिए कि दूसरे तरह का सेल है। ठीक है, लेट अस से मैं कौन सा, ये वाला कलर ले लेती हूं। ठीक है,
और यहाँ पे किसका है, जिसकी भी आप रॉड लगाओगे उसका ही आपको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेना होता है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को इधर ले लिया और ये रॉड किसकी ले ली, कॉपर की ले ली। क्लियर है। दूसरी तरफ हमने क्या ले रखा है, जिंक रॉड। जिंक रॉड का सोल्यूशन, जिंक रॉड है और जिंक का सोल्यूशन है, तो लेट अस से ये हमारा क्या हो गया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और ये हमने क्या ले ली, जिंक की रॉड ले ली। अब हमें, क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, तो हमें इनको कुछ तो नाम देना ही था, तो नाम हमने क्या दे दिया, इसको पहली बात तो मैं कनेक्ट कर देती हूँ एक सर्किट से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें पता है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, उसकी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाकई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर में आपको कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है। ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। अब देखो ये दो डिफरेंट सेटअप्स हैं और साथ में हमने देखा था कि रिएक्शन में हो क्या रहा था। रिएक्शन में हम देख रहे थे कि जिंक जो है वो जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे। और अगर यहाँ पे बात करें तो हम देख रहे थे कि कॉपर 2+ जो है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या कर रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बेसिकली कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, तो इस वजह से हमें डिफरेंट इन सेल्स को नाम भी देना था, तो इन्होंने नाम दे दिया, इसको दे दिया एनोड। ये जो रॉड है इसको नाम दे दिया एनोड और इसको नाम क्या दे दिया, कैथोड। क्लियर है, ये नाम दे दिया। अब ये जो वेसल है इसको क्या नाम दे दिया, एनोड हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एनोड का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमेशा, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एनोड हाफ सेल, और इसको क्या नाम दे दिया, कैथोड हाफ सेल। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं कहीं पे आपको ये क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, लेफ्ट हाफ सेल भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमने इस चीज को फिक्स कर दिया कि जो भी स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी उसको हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे और जो भी रिड्यूस होगी उसको हमेशा राइट में लिखेंगे। तो इसलिए आप इसको लेफ्ट हाफ सेल भी कह सकते हो, इसी को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हो, इसको रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हो और राइट हाफ सेल भी कह सकते हो। इनमें से कोई भी आप नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, बात आती है चार्ज की, कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे देखोगे, कुछ भी इनमें रखने वाला पार्ट नहीं है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो जिंक है वो टूट के क्या बनाता जा रहा है, जिंक 2+ के आयंस बनाता जा रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पे जिंक के, और ये तो ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं ही, तो यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे जिंक के आयंस और SO4 नेगेटिव आयंस पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हैं, और बाकी जो है वो धीरे धीरे जिंक से जिंक आयंस में और कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जब वो जिंक आयन से कन्वर्ट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ बैठ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, इस तरह से बैठते जाएंगे। अब बैठ के करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो जहां उनको मौका मिलेगा वो उधर जाना स्टार्ट कर देंगे। और उनको पहले से ही इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉपर का सोल्यूशन बैठा है, जो कि क्या कर रहा है, अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा हैं और उनको पता है कि इधर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और बाद में ये जो कॉपर 2+ के आयंस यहाँ प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, जिसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रहे हैं उनको लेकर अगेन कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मैं कुछ ऐसा दिखा देती हूँ, धीरे धीरे आपको कुछ टाइम बाद में क्या दिखेगा कि कॉपर का यहाँ पे डिपॉजिशन होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कॉपर आयंस हैं वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो कुछ आपको डिपॉजिशन इस तरह से
देखने को मिलेगा आफ्टर सम टाइम। क्लियर है इतना पार्ट? क्योंकि कॉपर 2+ आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी चार्ज की कि एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो इसको नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। क्लियर है? और क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो किधर अट्रैक्ट होंगे? वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ तो अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इसलिए इनका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको वैसे भी कहीं पे भी मिल जाएगी, जो कि आप ध्यान रख सकते हो, विच इज ओनली एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, ट्रिक क्या है? लोन। ट्रिक क्या है हमारी? लोन। लोन का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में कौन सा सेल है? ये वाला सेल है लेफ्ट। लेफ्ट वाले सेल पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कहां पे हो रहा है? एनोड के ऊपर हो रहा है, तो ये एनोड हो गया। और एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? आपको ये चीज अगर ध्यान रह जाएगी तो ये तो आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली ध्यान आ ही जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर टाइप का सेल है जो कि कॉपर और जिंक का सेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगी। क्लियर है? अब देखो, यही मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इसमें आप क्या कर रहे हो? बेसिकली केमिकल रिएक्शंस करवा के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक सेल मैं आपको दिखा देती हूँ। एक और एक चीज जो आपको बतानी थी यहाँ पे कि बेसिकली ये जो सेल हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया, इसमें एक्चुअली क्या होता है? एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद में वहां पे ये कॉपर भी मौजूद था, यहाँ पे जिंक रॉड भी मौजूद थी, ये पूरी की पूरी मेल्ट डाउन भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही हमारा रिएक्शन ठप हो गया, सेल पूरा का पूरा ठप हो गया और वहां पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल करंट उसके बाद में फॉर्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने थोड़ा सा और उनको जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तो प्रॉब्लम है ना कि अभी हमारा जिंक तो प्रेजेंट ही है, यहां से भी सारा सोल्यूशन से कॉपर 2 आयंस खत्म नहीं हुए, तो रिएक्शंस हमारा बंद क्यों हो गया। तो उन्होंने कंक्लूजन, इसका जो उन्होंने थोड़ा सा रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो उनको ये पता चला कि एक्चुअली क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि जिंक 2+ आयंस, जिंक 2+ आयंस, जिंक 2+ आयंस क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं। ठीक है, जिंक 2+ आयंस सोल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जबकि जिंक 2+ बहुत सारे हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है ना? निकल ही तो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि एक इंसान है जो कि दान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, भाई कभी तो लिमिट आएगी ना। तो इसी तरह से जिंक जो है वो जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि वो मना कर देंगे कि अब हम और ज्यादा आयंस फॉर्म नहीं कर सकते। अब वो क्यों मना करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि जब जिंक 2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तो जब जिंक 2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो वो साथ में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेंगे यार हमारे पास खुद के पास में चार्ज नहीं है, हम खुद अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों दें, है ना? हमें तो खुद को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्यों दें किसी और को रिड्यूस करने के लिए, जबकि हमें खुद को जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो ऐसे में वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है, ये आपको पता होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं होंगे तो यहाँ से कौन डिस्चार्ज होगा? जब कोई डिस्चार्ज नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेंगे तो फिर करंट भी फ्लो नहीं करेगा और आपका सेल पूरा का पूरा ठप हो जाएगा, सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका कोई ना कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे जिंक 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं आएंगे, कॉपर वहां नहीं जाएगा, सॉरी, जब ये जाता रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? SO4 2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉपर प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे थे। तो ना तो ये सेल कोई हेल्प कर रहा है रिएक्शन को बढ़ाने में, ना ही ये सेल सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से ये इन कॉपर 2+ आयंस को जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा सेल ठप हो जाएगा। सेल क्या हो गया हमारा? सेल क्या हो गया? सीज हो गया, है ना? सीज हो गया, स्टॉप हो गया। तो ऐसे में हमें कुछ तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? सॉल्ट ब्रिज।
हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसका तोड़ निकालने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को हमने क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले समझ लेते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर आपको मैं बताती हूँ। सॉल्ट ब्रिज कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज है, एक यू ट्यूब होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, एक ग्लास की ट्यूब होती है बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। किस तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइक KCl, लाइक NH4Cl, कुछ इस तरह के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, अगर पेस्ट के अंदर, या तो जिलेटिन भी हो सकता है, अगर भी हो सकता है। बस ये सिंपल सा एक सेटअप होता है कुछ इस तरह का, है ना। ये इस तरह की यूट्यूब है जिसके अंदर लेटेस्ट से क्या भर दिया हमने, KCl भर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कॉटन से प्लग कर देते हैं ताकि इनका यहाँ पे क्या हो, लीकेज ना हो इन आयंस का। ठीक है, ये जो अंदर पूरा का पूरा सोल्यूशन भरा हुआ है वो किसका है, अगर का है, जिसकी वजह से ये पूरा पेस्ट आपका कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड बनाने का रीजन क्या है, ताकि इनका लीकेज, इन K+ या Cl नेगेटिव आयंस या जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका लीकेज यहाँ से ना हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि ये हमारा एनोड था, ये हमारा कैथोड था, यहाँ पे ये एनोड का इलेक्ट्रोड, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे दोनों ही जगह पे हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट का, यहाँ पे कौन था, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और हम प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एनोड के अंदर, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो हमारा एनोडिक हाफ सेल है उसके अंदर धीरे धीरे Zn2+ आयंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। यही तो दिक्कत आ रही थी, ये इस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहे थे। और यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी कि जो सल्फेट आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो कॉपर 2+ आयंस को डिस्चार्ज नहीं होने दे रहा था, यही दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो ये पर्पस हमारा KCl सॉल्व कर देता है। KCl क्या करता है, बेसिकली अपने जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, यानी कि यहाँ पे Zn2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे कि जो Cl नेगेटिव है ना वो इधर, ये एक्चुअली बाहर नहीं है, ये कहाँ पर है, इस ट्यूब के अंदर ही है। तो ये Cl नेगेटिव आयंस को यहाँ पे सॉल्यूशन के पास लेकर आना स्टार्ट करेगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा Zn2+ आयंस हैं जो कि न्यूट्रलिटी को बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे थे पहले, तो वो Cl नेगेटिव आयंस यहाँ पर लेकर आएगा उतने ही जितने कि एक्स्ट्रा यहाँ पे Zn2+ आयंस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। इससे होगा क्या, ये जो एक्स्ट्रा Zn2+ आयंस हैं जिनकी वजह से सेल रुक रहा था, अब वो किसके साथ बिजी हो जाएंगे, वो Cl नेगेटिव आयंस के साथ बिजी हो जाएंगे। ऑल्दो Cl नेगेटिव कहीं पे भी बाहर नहीं आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें सल्फेट आयंस की, तो सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से वो कॉपर 2+ आयंस को डिस्चार्ज नहीं होने दे रहे थे, रिड्यूस नहीं होने दे पा रहे थे। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो यहाँ से कौन आएगा, K+ आयंस आएंगे, ये K+ आयंस यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन बेसिकली मतलब K+ आयंस यहाँ पे ट्यूब के अंदर बैठे रहेंगे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl नेगेटिव के आयंस आ जाएंगे, और ये SO4 नेगेटिव आयंस सारे के सारे इसके आसपास चिपक जाएंगे बाहर की तरफ। तो जो भी SO4 नेगेटिव आयंस जो कि एक्सेस में थे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, सेल स्टॉप हो रहा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, K+ की हेल्प से न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारा सेल जो है फिर से वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि वो इनिशियल स्टेज में था, और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी की पूरी जिंक रॉड मेल्ट ना हो जाए और पूरा का पूरा कॉपर 2+ आयन जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट ना हो जाए। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा इसको वापस समझने की कोशिश करना अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस कई बार है ना सॉल्ट ब्रिज से पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, पर वो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। एग्जैक्टली जो आपने समझा है उसी को आपको लिखना है, बट वन लाइन में या वन स्टेटमेंट में लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, फंक्शन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है।
ठीक है। पहली बात, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ग्लास ट्यूब होती है यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप की, ये भी आप लिख सकते हो। एक इन्वर्टेड यू शेप की क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर अगर सोल्यूशन या फिर अगर पेस्ट प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वहां पे एडेड होता है। फंक्शन इसका क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये क्या करती है, सर्किट को कंप्लीट करती है। इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ठीक है, या फिर आप हाफ सेल भी लिख सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना, कहीं कहीं पे आपको ये हाफ सेल में भी दिख जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसका वर्क कहाँ पे होता है, एक हाफ सेल के अंदर दो डिफरेंट इसके पोल्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट हाफ सेल्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है। देन सेकेंड, अगर हम फंक्शन की बात करें, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the cell so that the cell does not stop working, ताकि सेल जो है वो चलता रहे, सेल का वर्क जो है वो चलता रहे, इसलिए वो क्या मेंटेन करती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखती है। आप चाहे तो ये लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस in the half cell, दोनों ही हाफ सेल के अंदर ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है और जिस वजह से सेल आपका वर्क करता रहता है। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं 2 या 3 मार्क्स पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। अब देखो हम थोड़ा सा और समझते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक डेनियल सेल को दिखा रखा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉपर और जिंक का सेल होता है, इसी को डेनियल सेल कहते हैं, कोई अलग सी चीज नहीं है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के हो सकते हैं। तो कॉपर और जिंक का जिसको सबसे पहली बार स्टडी किया गया था, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेनियल सेल कह देते हैं। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसको हम ऑलरेडी वैसे तो देख चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। तो जैसे मैंने आपको बताया जिंक सल्फेट का, ये है सोल्यूशन कंटेनिंग द कॉपर, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर हमने जिंक की एक रॉड को इमर्स किया और ये बेसिकली हमारा क्या है, एनोड, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये कॉपर क्या है, कैथोड, जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये जो हमने बीच में डाल रखा है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का ये मतलब है कि वो जो भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस हैं उनके साथ में केमिकली रिएक्ट ना करें। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने कौन सा देखे थे, जिंक 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा देखा था। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आया था, तो जिंक 2+ आयंस और Cl नेगेटिव तो मिलकर जिंक क्लोराइड बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी K+ आ रहा था, तो K+ और सल्फेट आपस में मिलकर पोटेशियम सल्फेट बना सकते हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे कि ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो ये अगेन फिर से अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक NaCl है, तो NaCl को अगर आप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो वो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस ही बनाएगा, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं हो जाएगा, राइट, सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी तरह से इसलिए हमने इसको एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट ही ना कर सके, अगर वो रिएक्ट करते भी हैं तो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएं, ये मतलब है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, ये मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां होगा, इसलिए करंट का फ्लो यहां से
यहाँ होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि करंट वास्तव में यहाँ पे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, कुछ भी इस तरह का डिवाइस लगा सकते हो जो आपको ये बता दे कि करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा सेटअप है। और ये यहाँ पे कुछ दिखा रखा है कि जो डेनियल सेल का ये एग्जांपल है, तो इन्होंने क्या दिखाया, एक्चुअली मैं आपको अभी बता देती हूँ, वैसे तो हम इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, दैट द ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ईएमएफ क्या चीज होती है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल वर्क करता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरे सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, यानी कि वहां पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा बना रहना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रेवल कर सकें। क्लियर है? तो यही जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे के पूरे सेल का, एनोड का, कैथोड का, एनोडिक सेल का, कैथोडिक सेल का, ये जो पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो जो ईएमएफ है डेनियल सेल का, वो सबका अपना अपना फिक्स होता है। तो जो डेनियल सेल का ईएमएफ है वो कितना है? ईएमएफ डेनियल सेल का वो कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट। ये आपको थोड़ा, क्योंकि हम इसको इतना यूज करते हैं ना कि वैसे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग 1.1 वोल्ट से कम ईएमएफ यहाँ पे मेंटेन करते हैं, क्लियर, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, तो ये 1.1 वोल्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर 1.1 वोल्ट से कम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, तो जो नॉर्मली हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का इधर फ्लो होगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। क्लियर? अगर मान लो यही पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड नहीं है, तो इस वजह से ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, आपका वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। ना तो कोई करंट का फ्लो होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होगा, ना यहाँ पे जिंक की मेल्टिंग होगी। ये प्रॉपर ऐसे ही सोल्यूशन पड़ा रहेगा, कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हो, ई एक्सटर्नल जब 1.1 वोल्ट के इक्वल है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द करंट, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। क्लियर है? नेक्स्ट ये आपको क्या दिखा रखा है, अगर मान लो आपका ई एक्सटर्नल 1.1 से ग्रेटर हो जाए, तो उस टाइम आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यानी कि जो रिएक्शन अभी हम देख रहे थे उसका रिवर्स हो जाएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंक से कॉपर में जा रहे थे, ठीक है, यानी कि एनोड से कैथोड में जा रहे थे। बट अगर आपने 1.1 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया तो रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर से आएंगे, कैथोड से एनोड में आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, अजीब बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यानी कि सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया। अब जिंक का डिपोजिशन होगा और कॉपर की मेल्टिंग होगी। सीधी सी बात है, समझ गए? ये जस्ट आपके एक रेफरेंस के लिए था, अदरवाइज इसका ऐसा कोई खास रोल नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं डेनियल सेल क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया डेनियल सेल क्या है, वही जो कॉपर और जिंक का सेल है। जिंक का कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग मेटल्स के हो सकते हैं, आप अपने आप से खुद भी बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप आगे देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से सेल को प्रिपेयर करना है और कौन सा सेल एक्चुअली वर्क करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो जो कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन्हीं के साथ किया था, तो उन्होंने इसको एक नाम दे दिया। नाम क्या है? डेनियल सेल। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो जो अभी तक हम प्रिपेयर करते आ रहे थे वही है। मैं बहुत शॉर्ट में एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, ऑल्दो अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा। ठीक है, ये मैंने लिया एक एनोड। एनोड को हमेशा आप कहाँ लोगे? लेफ्ट साइड में। ये मैंने आपको बताया था, है ना, इसको भूलना नहीं है। जो मैंने लोन करके एक आपको बताई थी ना एक ट्रिक, उसको कभी भी मत भूलना। वो किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यहाँ मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। इसको मैंने देखा ये नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन होगा? कॉपर का होगा ना,
ये होगा आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जिसकी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। अभी मैं यहाँ पे एक टर्म यूज ऐड कर देती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कौन होगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ये होगा आपका जिंक के सल्फेट का, या कोई और भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका जिंक की रॉड, और ये हो गया हमारा एनोडिक हाफ सेल, ये हो गया कैथोडिक हाफ सेल। ये क्योंकि ये एनोडिक है इसलिए यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए हम इसको OHC यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं, इसको रिडक्शन हाफ सेल कह सकते हैं, इसको लेफ्ट हाफ सेल भी कह सकते हैं, इसको राइट हाफ सेल भी कह सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके रिएक्शंस की हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। रिएक्शन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो जिंक है वो टाइम के साथ में जिंक 2+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर 2+ जो है ये इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ में यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। यानी कि कुछ टाइम बाद में आप क्या देखोगे कि इस रॉड का वेट इंक्रीज हो चुका है, और ये वाली जो रॉड है इसका वेट क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ये आप कुछ टाइम बाद में देखोगे, है ना, क्योंकि लगातार क्या होता जा रहा है, कॉपर 2+ आयंस यहां से यहां जा रहे हैं। ये जो कॉपर 2+ आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड, जबकि यहां से ये जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और इस प्रोसेस में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो यहां हो रहा है और करंट का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, क्लियर है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी आप पोटेंशियल देखोगे उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। पर आप अभी लिख तो लो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो यहाँ पे डेवलप होता है जिसकी वजह से रिएक्शन चलता जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी चीजें। और ताकि ये रिएक्शन लगातार चलता रहे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज को ऐड करना पड़ेगा। तो वो मैं सॉल्ट ब्रिज कुछ ऐसा दिखा देती हूँ। ये मैंने डाल दिया सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि अगर के अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा यहाँ पे, क्लियर है। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसको थोड़ा सा ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहां पे बेसिकली रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक का कन्वर्जन जिंक 2+ आयंस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉपर 2+ आयन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्जन। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ओवरऑल इस सेल के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, दोनों को आपस में ऐड कर दो, करते आए हो आप लोग आज तक। तो ये क्या हो जाएगा, Cu2+ प्लस जिंक का कन्वर्जन किस में हो रहा है, कॉपर प्लस जिंक 2+। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस सेल के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, ये हो रहा है ना, कॉपर 2+ तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में हो रहा है। तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सो यस दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि हम जिन भी रिएक्शंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, वो सारी की सारी कैसी हैं, आपके रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक स्पीशीज होगी जिसका कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक स्पीशीज होगी जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसलिए क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अगर इस सेल को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि जो भी लेफ्ट साइड में होता है यानी कि एनोड, उसको हम लेफ्ट में ही लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा देती हूँ, जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है
उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, जिंक 2+ आयंस में, और इससे उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो डबल लाइंस है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड देन हम क्या देख रहे हैं, कॉपर 2+ आयन जिसका कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कन्वर्जन हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ये हो गया आपका एक्वा स्टेट में, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एक्वा स्टेट। क्लियर है, ये होता है एक सेल का रिप्रेजेंटेशन। बात करें डेनियल सेल की तो ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है, आगे मैं इस टॉपिक को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगी, इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू स्टोर अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका वेसल क्या है, जिंक का बना हुआ, तो क्या आप उसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख सकते हो। तो हम क्या बोले, हम इसको इस तरह से कुछ समझ लेते हैं कि ये है मेरा कौन सा, जिंक का पॉट है ना, ये मेरा क्या है, जिंक का बना हुआ है ये वेसल, और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो या तो रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो हमने क्या देखा था डेनियल सेल के अंदर कि जिंक जो होता है वो धीरे धीरे जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जिंक का कन्वर्जन किस में होता है, जिंक 2+ आयंस में, यानी कि वो जैसे ही कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और बदले में कॉपर 2+ जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, कॉपर बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा देर तक ये कॉपर सल्फेट और जिंक ऐसे ही इंटैक्ट नहीं रहने वाले, बल्कि होगा क्या, धीरे धीरे वेसल जो है वो मेल्ट होता जाएगा और नया कॉपर बनता जाएगा। तो अब वो कॉपर जो है वो कोई वेसल का शेप तो ले नहीं लेगा कि आपका पहले आपने जिंक का पॉट था वो कॉपर का पॉट बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा और यहाँ पे एक रेजिड्यू कॉपर का निकलता जाएगा, जो हमने इनिशियली एक्सपेरिमेंट में देखा था, और जिंक पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वेसल ही नहीं बचेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप, अगर ये क्वेश्चन है कैन यू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट, सो नो वी कैन नॉट स्टोर। ठीक है, नो। लेकिन इसके उलट अगर इन्होंने ये पूछा होता कैन यू स्टोर अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर, सो यस, आंसर वुड बी यस, हाँ हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको डील करने आने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा तो बता दिया कि हमारे पास ये क्या है, एक एनोड है, ये एक एनोडिक हाफ सेल है, ये कैथोडिक हाफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हमारा एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, ये मैंने सेल बना दिया, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। क्लियर, ये सब चीजें हमने देख ली। अब क्या होता है, इसको मैं बना देती हूँ एनोडिक हाफ सेल, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा वैसे तो, और ये है कैथोडिक हाफ सेल। अब क्योंकि हम इसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके रिप्रेजेंटेशन में भी हम इसको लेफ्ट में ही दिखाएंगे और इसको हम राइट में ही दिखाएंगे। तो जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप एनोड की बात करते हो तो एनोड में हो क्या रहा है कि मेटल अपने मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम मेटल का कन्वर्जन मेटल आयंस में कुछ इस तरह से दिखाएंगे। क्लियर है, ये किसको शो करता है, ये जो मैंने एक सिंगल लाइन बनाई है वो फेज बाउंड्री को, यानी कि ये कौन था, ये इलेक्ट्रोड था और ये इलेक्ट्रोलाइट था, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की फेज बाउंड्री, इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। फेज बाउंड्री को आप किससे शो करोगे, किसके बीच की फेज बाउंड्री, तो वो है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की, उसको हम एक सिंगल लाइन से शो करेंगे। इसी तरह से जब बात हम करें कैथोडिक हाफ सेल, ये एनोड तो नहीं लिखना चाहिए, कैथोडिक और एनोडिक हाफ सेल लिखना चाहिए, एनोडिक हाफ सेल, और ये कौन है, कैथोडिक हाफ सेल। तो यहाँ पे क्योंकि आपका मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे। क्लियर, और साथ में जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे शो करते हैं, जो कि हमेशा प्रेजेंट होगा ही सेल के अंदर ताकि सेल आपका वर्क करता रहे, उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। क्लियर, अब क्योंकि यहाँ पे हम मेटल आयंस को शो कर रहे हैं तो हमें क्या शो करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन भी दिखानी चाहिए, तो हम यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
साथ में हम इनकी फिजिकल स्टेट्स को भी शो करते हैं, क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि ये कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। यहाँ पे भी ये एक्वस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि ये दोनों अलग अलग मेटल्स हैं। आप चाहे तो इसको डैश करके लिख लो, ये दोनों अलग अलग, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। क्लियर है? तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, इसके बेसिस पे हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये एक हो गया आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे आप किसी भी तरह का सेल बना सकते हो, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको डेनियल सेल का बताया था, इसी तरह से आप कॉपर और सिल्वर के बीच का जो सॉल्ट होता है उसको भी फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो किया जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे देख लेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझते हैं। So now the topic is electrode potential. क्या होता है electrode potential? देखो, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The potential difference between phase boundary, है ना, जो भी मैंने phase boundary बात की थी, वो phase boundary किस किस के बीच में होती है? इलेक्ट्रोड and electrolyte that facilitates the flow of electrons in the half cell। ठीक है, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, नाम में ही इलेक्ट्रोड आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोड की हो रही है। इलेक्ट्रोड किसके अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, ये जो है ना हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब जब आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, तो वहां पे हमेशा क्या मौजूद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तभी वहां पे सेल आपका वर्क करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। चाहे हम किसी हाफ सेल की बात करें, चाहे हम कंप्लीट सेल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस इज द मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल, चाहे हम किसी की भी बात कर सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, किसी की भी बात करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा होना चाहिए। होता क्या है ये, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मौजूद है in between this electrode and this electrolytic solution is what we call as the electrode potential। और इस electrode potential के होने से, इस potential difference के होने से लगातार electrons का flow either from the solution to the electrode और from the electrode to solution होता रहेगा। अगर हम बात करें एक एनोडिक हाफ सेल की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां, इधर से इधर जा रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे। और अगर हम एक कैथोडिक हाफ सेल की बात करें, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर के आयंस हैं वो क्या कर रहे थे, कॉपर के आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे थे, यानी कि सोल्यूशन से इधर जा रहे थे। क्लियर है? तो ये होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगेन जैसे मैंने कहा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब हम एनोडिक हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख सकते हैं और कैथोडिक हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख सकते हैं। एनोडिक हाफ सेल में आप भी जानते हो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, बेस्ड ऑन द प्रोसेस दैट अकर्स ओवर देयर। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो कि एक एनोड के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल सी चीज है। क्लियर है ना? बहुत सिंपल है, बस नाम दिया है हमने। और इसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। होना ये दोनों ही चाहिए, दोनों ही जगह पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए। इस बेसिस पे हमने दो नाम दे दिए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को हमने बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगेन मैं वही घिसी-पिटी जो हमारा जिंक का और कॉपर का सेल है, यानी कि डेनियल सेल, उसको ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बेसिस पे थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने क्या कहा। ठीक है, ये आप भी जानते हो, अब तक तो रट गया होगा, है ना? सो दिस इज व्हाट गैल्वेनोमीटर मैंने पुट किया। ये मेरा नेगेटिवली चार्ज था, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज था। हुआ क्यों है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? वो हुआ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। ठीक है, और ये क्लियर? कुछ रहा तो नहीं? अब हम इनको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और ये है मेरा कॉपर का रॉड। ये है मेरा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन
और ये है मेरी जिंक की रॉड। ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल और ये है कैथोडिक हाफ सेल। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ हो रहा है और करंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। कुछ टाइम बाद में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं जो कि यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसको मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है जबकि सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, इसी को ही तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इस यहाँ पे प्रोसेस कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक आपका ये हाफ सेल वर्क करता रहेगा। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे थे कि सल्फेट आयंस, कॉपर तो सारा का सारा डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर आयन से कॉपर बनता जा रहा था, और यहाँ पे धीरे धीरे सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे थे जो कि नहीं आने से पहले क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। यानी कि सोल्यूशन अब हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, जबकि कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है। जिस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा पोटेंशियल का, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए ये डिफरेंस बने रहना जरूरी है। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, सो वी कॉल इट एज द रिडक्शन पोटेंशियल। हमने इसको क्या बोल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया। सिंपल है, ठीक है। अब आप इनको रिप्रेजेंट किससे करते हो, तो इनको हम बेसिकली कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल ई से। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसलिए हम इसको E विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ OX लिख देते हैं। और इसको और एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो ये, क्योंकि यहाँ पे मेटल से मेटल आयंस बन रहे हैं, है ना। हमने रिएक्शन देखी थी, मैं वापस दिखा दूंगी आपको। और इसको क्या बोलेंगे, ई रिडक्शन बोलेंगे। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेटल आयंस आपके मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए आपको याद करना होगा कि जो हमने हाफ सेल रिएक्शन लिखी थी वो क्या लिखी थी, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना रहे थे कॉपर, यानी कॉपर 2 प्लस आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, Mn प्लस आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां हमने क्या देखा था, जिंक 2 प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिंक से मेटल आयन में, यानी कि मेटल से मेटल आयन में। क्लियर है? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि एक्चुअली ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली किसी भी एक स्पीशीज के लिए, अगर ये तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट हर एक सेल में जिंक के साथ में, जब हमने कॉपर के साथ हमने इसको पुट किया तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इसी मेटल को अगर मैं किसी और स्पीशीज के साथ रखूंगी तो हो सकता है कि उसका रिडक्शन भी हो, है ना। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी का अगर मैं ई रिडक्शन भी निकालती हूँ, यानी किसी और केस में अगर जिंक आयंस जिंक में कन्वर्ट होते हैं तो उसका ई रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा इसके ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, पर चार्ज में नेगेटिव होगा। तो हम इसको ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, पर ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए है। अब ये यहाँ पे ई रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, इस सेल के अंदर ई ऑक्सीडेशन एप्लीकेबल है। इसी तरह से अगर किसी सेल के अंदर कॉपर 2 प्लस आयंस कॉपर में ना कन्वर्ट होके कॉपर 2 प्लस आयंस में कन्वर्ट होते हैं किसी और सेल के साथ में, तो जो इसका ई रिडक्शन पोटेंशियल है वो उसके ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन चार्ज में डिफरेंट होगा। ये क्लियर है? ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब अगर क्या होता है, यही चीज अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारा क्या मतलब है। स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारा मतलब है 3 चीजों से। पहली बात, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन। जिस भी सोल्यूशन की हम मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। और अगर हम किसी गैसियस स्पीशीज की बात करते हैं, तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। तो जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हमारा मतलब होता है इन 3 चीजों से। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको ये सेल दिखाया था, ये मैंने किसी भी आपको रैंडम
कंडीशंस पे, लेट अस से कि मैंने इस रिएक्शन को 35 डिग्री सेल्सियस पे करवाया, या फिर कह दो कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे करवाया, तब तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। बट वहीं पे अगर मैंने टेम्परेचर को 298 केल्विन फिक्स कर दिया और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को मैंने क्या बना दिया, 1 मोलर बना दिया, तो उस केस में हमारा वो सेल कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो ऐसे में जो एनोडिक हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है, ठीक है, उसमें जो आप रिएक्शन लिखोगे वो कैसे लिखोगे, जिंक का, सॉलिड जिंक का कन्वर्जन जिंक 2+ में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, क्योंकि अब हमने फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड कंडीशंस में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड हाफ सेल के लिए आप क्या लिख दोगे, कैथोड हाफ सेल के लिए, कैथोड हाफ सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ आयंस जो कि एक्वस स्टेट में है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे इसके लिए अगर मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करूं तो कैसे करूंगी, तो ये मैंने सेम ही कलर ले लिया ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, Zn2 ठीक है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 1 मोलर, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, E कॉपर 2+ से कॉपर, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 1 मोलर। क्लियर है? तो ये हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन। पर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज और लिखनी होती है। आप अगर इस 1 मोलर को नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे E0 लगा सकते हो। जैसे ही आप ये E0 लिखते हो ना, इसका अंडरस्टूड है मतलब कि आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशंस की, और ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो जनरल हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर एनोडिक हाफ सेल में हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन यानी कैथोड के अंदर हो रहा है तो हम बोल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, E0M2Mn+, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे E0Mn+2M, या फिर E0 रिडक्शन, या फिर E0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात हो गई किसके अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब ये जो भी कुछ हम लोगों ने बातें की हैं, ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी सिस्टम का, यानी कि ये जो मेरा एनोड है जिसमें कि जिंक आयंस में कन्वर्जन हो रहा है, वो कितना है, कितना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी हम किसी को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड की हम बात कर चुके हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया, E0 ऑक्सीडेशन एंड E0 रिडक्शन की। ठीक है, पर अभी ये तो मैंने आपको बता दिया। पर अगर मुझे किसी भी स्पीशीज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मुझे कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी हेल्प से मैं ये बता सकूं कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। देखो, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका घर कहाँ पर है, तो आप अगर या तो है कि आप प्रॉपर्ली मुझे एड्रेस बताओ, या फिर आप मुझे सिंपली क्या बता सकते हो कि मेरा घर कहाँ है, जैसे कोई एक स्कूल है या कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, उसके सामने मेरा घर है। तो इस तरह से वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या बन जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा कि उसके रेफरेंस में आपने बताया कि उसके ऑपोजिट में मेरा घर है। ठीक है, ये होता है रेफरेंस का मतलब। अगर मेरे को किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मुझे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं कहूं कि अगर ये मेरा रेफरेंस है तो इसके रेफरेंस में, इसके कंपैरिजन में इस सेल का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर? तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इनको ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी कह देते हैं, क्योंकि हम इनको रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, SHE, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्यों इसको गैस आयन कहते हैं वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी।
किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की खास बात यह होती है कि आप उसको एज अ एनोड या फिर एज अ कैथोड दोनों तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो किसी एनोड के लिए अगर मुझे उसका पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैं मेरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कैथोड बना दूंगी, और किसी कैथोडिक सेल के लिए अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैं मेरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को एनोड बना दूंगी। तो ये इनके साथ में एक प्लस पॉइंट होता है, कैन एक्ट both as anode and cathode as per our requirement। हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसको एनोड या फिर कैथोड बना सकते हैं। कब कैथोड बनाएंगे कब एनोड बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब रेफरेंस बनाने के लिए पहले रेफरेंस को तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली कैन बी नोन, यानी हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस अगेन टेम्परेचर आपका 298 होगा, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के होंगे। ये सब कुछ हम फिक्स कर देते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा। तो ऐसे में जब हम इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपली हम लोग इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में कुछ तो वैल्यू आएगी। तो वही जो हमारी वैल्यू है उसको हम बोल देंगे हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रो, अगर हम हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं सो दैट वुड बी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो भी हमारा पोटेंशियल आया ना उसको हमने बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया। एकदम 0 तो होगा नहीं, लेकिन हमने उसको 0 मान लिया, ठीक है। हमने उसको 0 स्केल पे पुट कर दिया। अब उसके रेफरेंस में हम कहेंगे कि इस जो भी हमारा हाफ सेल है उसका कितना कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे एक खास बात और जो आप लिखते हो वो ये कि इसका ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू इट्स ई नॉट ऑक्सीडेशन, और वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मैंने आपको कहा था ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, यानी कि हम एक तो यहाँ पे गैस को यूज करते हैं और एक हम आयन को यूज करते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये हमने एक वेसल लिया है, इस वेसल के अंदर हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाती हो अपने आयंस के अंदर। सो लेट अस से मैंने HCl को लिया, तो यहाँ पे 1 मोलर मैंने, और देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तो ये H+ के आयंस उसने डिसोसिएट करके फॉर्म कर दिए सॉल्यूशन में, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पुट किया। अब जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को डालोगे तो हाइड्रोजन को कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना जिसके ऊपर कि वो रिएक्शन कर सके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया, एक प्लैटिनम का वायर इंसर्ट कर दिया। आप इसको लिख सकते हो, सो दैट इज बेसिकली प्लैटिनम वायर। हमने यहाँ पे एक प्लैटिनम का वायर इंसर्ट कर दिया और नीचे हमने एक प्लैटिनम ब्लैक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे डाल दी, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो प्लैटिनम स्ट्रिप। तो प्लैटिनम स्ट्रिप का रोल क्या है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब सब कुछ हमारे पास तैयार है, अब हमारे पास एक एनोड भी है, एक कैथोड भी है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक्चुअली कन्वर्जन होता है 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन में। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ऑन द प्लैटिनम सरफेस। तो हम हमेशा साथ में प्लैटिनम को हाइड्रोजन के साथ में लिखते हैं क्योंकि गैस को एक मीडियम चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर वो रिएक्शन शो कर सके। दूसरी तरफ ये जो हमारे H+ के आयंस हैं, ये H+ के आयंस क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर अब क्योंकि मुझे बैलेंस करना है इसलिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देती हूँ, तो ये मेरा बैलेंस्ड हो गया। अब इनमें से कौन तो एनोड है और कौन कैथोड है अब आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है सो दिस इज एनोड, और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सो दिस इज कैथोड। यानी अगर इस सेल की बात करें सो दिस वुड बी एक्टिंग लाइक द एनोड ऑन द प्लैटिनम सरफेस, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज द कैथोड। और सारा रिएक्शन हो कहाँ रहा है, इस सरफेस के ऊपर जो कि क्या है, प्लैटिनम स्ट्रिप है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकल कर आएगा। लेट अस से हमने उस पोटेंशियल को क्या बोल दिया, x, कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकल कर आया xv, लेकिन हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, जो भी कुछ आया है उसको हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया दैट दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसके कंपैरिजन में हम दूसरों को निकाल सकते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया। इसका मतलब इसका E रिडक्शन पोटेंशियल और इसका E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, 0 वोल्ट के इक्वल आ गया।
तो इसका रोल क्या है? रोल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कि इसको हम रेफरेंस मानकर रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, एनी हाफ सेल, कोई भी हाफ सेल के लिए, किसी भी मेटल की हाफ सेल के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो भी आपको किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मिलता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या वो एक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सो नो, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो बेसिकली क्या है? एक रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। किसके रेफरेंस में? किसी ना किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेफरेंस में। क्लियर है? तो यहां पे हमने बात की किसकी? SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको नॉर्मल NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम? ये हमें सिस्टम दे रखा है। ठीक है, सिस्टम क्या है मेरा? Mg2+ आयन का कन्वर्जन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर किसके अंदर? Mg सॉलिड में। अब देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर है इलेक्ट्रोलाइट में। अब मुझे बताना है कि किस तरह से मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी हमने कौन सा पढ़ा था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा पढ़ा था? SHE। ठीक है, मैंने पढ़ा था SHE। तो SHE में हमें पता है वो एक एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। पर ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? कैथोड के ऊपर हो रही है। तो मुझे सेल को वर्क कराने के लिए एक एनोड की जरूरत है, तो इसलिए मैं एनोड को यूज करूंगी। और एनोड के लिए मुझे पता है ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी कि H2 का मैं 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन करवा सकती हूँ। यानी कि अगर मैं अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी SHE को अगर एनोड बना दूं और इसको कैथोड बना दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। और फाइनली मुझे, क्योंकि इसका तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, अभी मैं ऑक्सीडेशन लिख देती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कभी भी, चलो अभी बता देती हूँ कि कभी भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है ना, बाय डिफॉल्ट आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हो, क्योंकि हमें किसी ना किसी को तो फिक्स करना है। अदरवाइज हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो वो इस तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को काउंट नहीं करते, हम हमेशा स्पीशीज के रिडक्शन पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते, है ना। ये कन्वेंशनली ये चीज देखी गई है ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। तो इसका ई रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता है 0 है, क्लियर। तो इसके रेफरेंस में उसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, तो वो हम ई रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा मैग्नीशियम के लिए, क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Mg2+ से किस में कन्वर्शन हो रहा है? Mg के अंदर। क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो हर जगह पे आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, क्लियर। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे अगर आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। SHE है तो SHE सेल के अंदर हमने क्या देखा? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड पे रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड जिस पे की रिडक्शन होगा तो वहां क्या रिएक्शन हो रही है? जो H+ आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट थे एसिड के फॉर्म में, वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है लेफ्ट में किसको लिखते हैं? एनोड को। तो मैं लिखूंगी हाइड्रोजन को इस तरह से, पर क्योंकि ये रिएक्शन प्लैटिनम सरफेस पे हो रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिखा करूंगी, ठीक है। ये कौन सी है? गैसियस स्पीशीज है, जिसका क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है तो इसका अगर स्टैंडर्ड की हो रही है तो ये 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे बीच में हमने क्या लगाया? एक सॉल्ट ब्रिज। एंड देन ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि किस में है? एक्वस स्टेट में है, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्वस स्टेट, और इसका कन्वर्जन फिर किस में हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में हो रहा है। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर, और ये हमारा क्या हो गया? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो गया इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें ऑफ कोर्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनोडिक पार्ट को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैथोडिक पार्ट को, ठीक है। अगर आपको सिर्फ हाफ सेल के लिए लिखना हो तो हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है।
अब ये इतना आप समझ गए होंगे, ये मैंने पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं। देन कम्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पुट किया था कि ठीक है, हम हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड भी पुट कर सकते हैं, एज अ कैथोड भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड कंडीशंस में वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा सेल जो है उसमें कब तो हमें रिडक्शन में रखना है, कब ऑक्सीडेशन में रखना है? क्लियर? या फिर कब किसको एनोड रखना है, कब किसको कैथोड रखना है, अगर ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, इसके लिए क्या है कि ऑलरेडी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी मेहनत कर चुकी हैं। हमें सिंपली क्या करना है, उनके जो भी कंक्लूजन्स आए हैं उनको यूज करके हमें हमारा सेल प्रिपेयर करना है। ठीक है? तो जितनी मेहनत करनी थी लोग कर चुके हैं, आपको सिर्फ एक सीरीज को याद करना है और उस सीरीज की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर पाओगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसको हम शॉर्ट में ECS भी बोल सकते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सो दिस इज द arrangement of reduction potential। मैंने आपको बताया कि ये हमेशा, ये स्टैंडर्ड भी आप यहाँ पे लिख लेना ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेना होता है, और क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात कर रहे हैं, सो दिस इज स्टैंडर्ड। द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर different metal and their ions। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कि आप कह सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंजमेंट है जिसमें कि हम अलग अलग मेटल और उनके आयंस को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के बेसिस पे पुट करते हैं। ठीक है? ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में सब बता दूंगी एक टेबल की हेल्प से, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है। तो सबसे पहले हम एक सीरीज सिंपल सी है उसको याद कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ECS। वो कहाँ किस वे में है कि इधर की डायरेक्शन में। चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ओके, आप अपनी अपनी ट्रिक्स इसको यूज कर सकते हो याद करने के लिए। ठीक है? तो ये हमारी सीरीज है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करनी है, तो इसलिए, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक्चुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो सबसे नीचे मैंने लिखा है F नेगेटिव, क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? तो हाँ, हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इन सब में सबसे ज्यादा है। तो क्या इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सबसे कम हुई? तो हाँ, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, तो देखो अंडरस्टूड है, हम बात कर चुके हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑपोजिटली इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं करते, पर हमें पता होना चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो गई, हाईएस्ट हो गई। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर आप कोई भी दो स्पीशीज को कंपेयर करो, जिंक को और क्रोमियम को कंपेयर करो, तो दोनों में क्रोमियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। तो अगर इन दोनों का मुझे सेल प्रिपेयर करना है तो इसका, क्योंकि रिडक्शन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको कैथोड पे रखेंगे और इसको हम हमेशा एनोड पे रखेंगे। इसका मतलब जो जितना ऊपर प्रेजेंट है इस सीरीज में वो हमेशा एक अच्छा एनोड होगा, और जो जितना नीचे प्रेजेंट है वो उतना अच्छा एक क्या होगा, कैथोड होगा। तो हाइड्रोजन को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था, कौन कौन यूज आती है, जिंक और कॉपर स्पीशीज यूज आती है। तो क्योंकि जिंक ज्यादा ऊपर प्रेजेंट है इस सीरीज में, इसलिए हमने इसको क्या बनाया था, एनोड बनाया था, और क्योंकि ये ज्यादा नीचे प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको कैथोड बनाया था।
ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्या वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? यानी देखो सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सब क्या होते हैं? एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो ये खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। जब खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, सो दे आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विच वन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो द आंसर वुड बी फ्लोराइड। ठीक है, और ये एक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? यानी कि बहुत इजीली क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये तो एक ऑब्वियस बिहेवियर भी है, क्योंकि ये क्या है? एक एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है। क्लियर है? तो ये एक चीज आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए और इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसको तो एनोड बनाना है और किसको कैथोड बनाना है। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का, रटने का, तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये है, फर्स्ट आप लिख सकते हो, हम यहां से ये डिसाइड कर सकते हैं विच शुड बी कैथोड और एनोड इन हमारे सेल के अंदर, किसको तो हम कैथोड बनाएं, किसको हम एनोड बनाएं, एग्जैक्टली वो हम यहां से पता कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि नॉर्मली देखा गया, आप भी जानते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ भी रखा है कि ये कुछ मेटल्स हैं। जैसे कि अगर हम जिंक की बात करें, अगर जिंक का रिएक्शन हम कराते हैं, यानी जिंक को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं, सो इट रिलीज हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपिंग साउंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन वहीं पे जब आप कॉपर के साथ ये रिएक्शन कराते हो ना, तो वहां पे कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। सो द रीजन इज दिस, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा और रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ये सब आपको पता होना चाहिए। सो द मेटल्स प्रेजेंट बिफोर हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन गैस इन एसिडिक मीडियम। तो आज तक जो आप ये पढ़ते आ रहे थे ना, उसका रीजन बेसिकली ये है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर हम जिंक की बात करें, सो दिस इज अ बेटर व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि हाइड्रोजन क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि ये तो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी, क्योंकि गैस कब रिलीज होगी? जब H+ आयंस जो कि एसिड में प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पर यहाँ पे पॉसिबल होगी। सो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसी तरह से हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कौन से स्पीशीज, जैसे कि अगर हम इसको SHE बना देते हैं, यानी कि इसको अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो अगर हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे, यानी जिंक को हम सेल में लेंगे, सो दिस शुड एक्ट लाइक अ कैथोड। जबकि अगर इसका रिएक्शन हम इस सेल के साथ करवाएंगे, सो दिस शुड एक्ट लाइक एन एनोड। ठीक है, तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को एनोड बनाओगे कि कैथोड। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखो यहाँ पे शो भी कर रखा है। इसकी वैल्यूज को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको इसका किस तरह का बिहेवियर है ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन को इधर दिखा रखा है, तो बेसिकली किस तरह से दिखा रखा है? ई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है जो कि इस तरफ इंक्रीज हो रही है, राइट? इसी तरह से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इधर E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम लिख देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के टर्म में, जो कि यहाँ पे कम हो रही है, और E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज है जिनके की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको गिवन है। आपको ये बताना है अरेंज दिस मैटर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हुआ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट।
अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, यानी उसका खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ये कैसा होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। अगर तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तब तो आप इजीली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वैल्यूज देखकर भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये गिवन है, हम वैल्यूज को टिक कर देते हैं, स्पीशीज से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से करते हो तो आप ये भी कर सकते हो। इनको मैं एक ऑर्डर में लिख देती हूँ सबसे पहले, है ना, तो कैसे लिखेंगे, ये है -2.93, ठीक है, देन है -2.37, फिर कौन आ जाएगा, 0.79 है, और कोई रह गया है क्या, कोई नहीं रहा ना, ठीक है, तो ये हो गया -0.74, फिर आ गया 0.79 और फिर आ गया हमारा 0.80। तो इनको मैंने एक सीरीज में रख दिया। वैल्यूज किस तरफ इंक्रीज हो रही हैं, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि वैल्यूज इस तरफ इंक्रीज हो रही हैं। जहां पे वैल्यू इंक्रीज होती है हमें पता है कि वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कौन खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे कम है तो इसका मतलब इसका इजीली क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, और वो जो भी स्पीशीज है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन ऑलरेडी हम देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देख चुके हैं एंड आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो आई थिंक इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल अगर आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से बता दूं तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो हमारा हाफ सेल है, हाफ सेल के लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फाइंड आउट किया इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो तो उसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी हमें आगे के टॉपिक्स में पता चलेगा, ठीक है। और किस तरह से आप पूरे के पूरे सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, वो ही है बेसिकली सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात की है किसी भी हाफ सेल के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन उसकी बात करेंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।